नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत। आपका फिर से एक बार गोल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम एक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है कार्बन वाले में से। कहाँ से? कार्बन में से। तो कार्बन के बारे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि जो कार्बन की जो प्रकृति है, कार्बन की विशेषताएँ हैं, कार्बन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ये सब क्या करेंगे अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक सिद्धांत आता है। क्या आता है? एक सिद्धांत आता है बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक का, जैव सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जैव सिद्धांत। अब अपन जैव सिद्धांत की बात करें तो उस जैव सिद्धांत के अंतर्गत ये दे रखा था, जो सजीव प्राणी है उन प्राणियों से ही अपन को कार्बन मिल सकता है। असीव जो बिना मतलब सजीव प्राणियों से अपन क्या कह सकते हैं, कार्बन प्राप्त हो सकता है। तो ये कौन से सिद्धांत में कहा था? बर्जेलियस का जैव सिद्धांत में कहा गया था। उसके बाद में एक अहोलर नामक वैज्ञानिक आया। अहोलर। कौन सा? अहोलर। अहोलर नामक वैज्ञानिक 1832 में इन्होंने यह बताया कि कार्बनिक पदार्थ थे। इन्होंने जो कार्बनिक पदार्थ था, एक तो पदार्थ का नाम था सोडियम सल्फेट। कौन सा पदार्थ था? सोडियम सल्फेट था। दूसरा अमोनियम सल्फेट था। उन दोनों को गर्म किया। कौन सा? अपन बात कर रहे हैं कि जो अहोलर थे, तो बर्जेलियस थे। बर्जेलियस ने तो बताया था कि जो कार्बन होता है, बर्जेलियस ने क्या बताया कि जो कार्बन होता है वो कार्बन होता है जो जैव शक्ति सिद्धांत पर। इन्होंने तो दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जैव शक्ति सिद्धांत। इन्होंने ये बताया था कि लगभग मतलब जो जैविक क्रियाएं करते हैं, क्या करते हैं? जैविक क्रिया। अब जैविक क्रियाएं कौन करेगा? सजीव करेगा। तो जो जैविक क्रिया करते हैं उनसे ही अपन को क्या मिल सकता है? कार्बन प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है? कार्बन। लेकिन एक अहोलर नामक वैज्ञानिक आए 1832 में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने हमको यह बताया, 1832 में अहोलर नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने यह बताया कि इन्होंने दो केमिकल लिए। क्या लिए? 2 केमिकल लिए। वो 2 केमिकल कौन कौन से थे? एक तो था अपने अकार्बनिक पदार्थ में था अमोनियम सल्फेट। और एक दूसरा पदार्थ लिया, वो लिया पोटेशियम सल्फेट। कौन सा लिया? पोटेशियम सल्फेट। एक तो लिया अमोनियम सल्फेट, दूसरा लिया पोटेशियम सल्फेट। इन्हें दोनों को मिला करके दोस्तों क्या किया? इसने एक यौगिक बनाया। इससे क्या बना दिया? यूरिया। क्या बना दिया? यूरिया। मतलब एक अमोनियम सल्फेट, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अमोनियम सल्फेट होता है, इस अमोनियम सल्फेट से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। तो प्रथम अपन क्या कह सकते हैं कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा हुआ? प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या बनाया? यूरिया बनाया। किससे? अकार्बनिक पद्धति से। किससे? अकार्बनिक पदार्थों से। क्वेश्चन आ जाए कि अकार्बनिक पदार्थों से सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक पदार्थ बना? तो वो आएगा यूरिया। अपना क्या आया? यूरिया। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, एक बार विस्तार से देखते हैं कार्बन की जीवनी के बारे में, कार्बन के बारे में क्या कह सकते हैं। इन चीजों को लिखेंगे अपन। एक वैज्ञानिक थे बर्जेलियस, या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं बर्जेलियस की धारणा के अनुसार। तो बर्जेलियस ने ऐसे कहा था कि 1815 में कि जीवधारी स्रोतों से कार्बन प्राप्त हो सकता है। इसको नाम दिया, क्या नाम दिया इसको दोस्तों? जैव शक्ति सिद्धांत नाम दिया। क्या नाम दिया? जैव शक्ति सिद्धांत। क्या नाम दिया? जैव शक्ति सिद्धांत। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन की अवधारणा के ऊपर बर्जेलियस ने 1815 में जैव स्रोतों से कार्बन प्राप्त होता है, यह अवधारणा या जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? बर्जेलियस ने। देखिए दोस्तों, बर्जेलियस ने क्या कहा था कि जो जीव आधारी स्रोत से, मतलब जीव आधारी मतलब जो केवल
मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं जो केवल क्या करते हैं, श्वसन क्रिया का, मतलब अपना जीव मान सकते हैं, ऐसे सजीव मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? सजीव। इन्होंने ये बताया था, और किस सिद्धांत में बताया था? जीव शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत बताया था। अब इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया 1828 में। कौन सा? 1828 में हवोलर नामक वैज्ञानिक, हवोलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट, किसके? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करवाई। इनसे क्या करवाई? क्रिया करवाई। और क्रिया करके फिर जो अमोनियम सल्फेट प्राप्त हुआ, उस अमोनियम सल्फेट है जो इस अमोनियम पोटेशियम सल्फेट जिसका मिश्रण प्राप्त हुआ, इसके मिश्रण से क्या बनाया? यूरिया। क्या बनाया? यूरिया। तो सबसे पहले यूरिया के बारे में किसने बताया? हवोलर ने। और यह कहा कि यह प्रथम अकार्बनिक पदार्थ से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ। यह बताया था किसने? हवोलर नामक वैज्ञानिक ने। अमोनियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट की क्रिया कराई तो हमको यूरिया प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? यूरिया। और यह कहा गया कि जो अकार्बनिक क्रियाओं के द्वारा, कौन सी क्रियाओं के द्वारा? अकार्बनिक क्रियाओं के द्वारा, अकार्बनिक पदार्थों से प्रथम कार्बनिक पदार्थ बनाया है। कौन सा था? यूरिया। ठीक है दोस्तों, अब हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं, दहन, किसी भी वस्तु का दहन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों? कार्बन प्राप्त हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कार्बन परमाणु की विशेषताएं। किसकी? कार्बन परमाणु की विशेषताएं, कि भाई जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कार्बन परमाणु के बारे में। कार्बन परमाणु किससे व्यक्त करते हैं इसको? सी से। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? सी से व्यक्त करते हैं। सी से व्यक्त करने के बाद में अपन क्या कह सकते हैं? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। द्रव्यमान संख्या कितनी? द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और इसके जो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? मुक्त 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैसे तो। IS2 2s2 2p2 इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब अपन बात करें कि कार्बन की विशेषताओं में, तो कार्बन की विशेषता में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है IS2 2s2 2p2। कितना? IS2 2s2 2p2। S कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2s में, 2p कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक हो गया 6, द्रव्यमान संख्या 12 हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास IS2 2s2 2p2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी की, संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो भी कितनी होगी? 4। मतलब वैलेंसी का मतलब होता है कि यह इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कार्बन क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन लेके या 4 इलेक्ट्रॉन देके अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? संयोजकता। उसे क्या कहते हैं? संयोजकता। अब अपन बात करते हैं, अब कार्बन की अपन बात करें कि कार्बन के उदाहरण जैसे मेथेन हो गया, क्या हो गया? मेथेन। CCl3 हो गया, CCl4 हो गया, इस प्रकार से CHCl3 हो गया। मतलब हर चीज में क्या आता है? कार्बन आता है। क्या आता है? कार्बन आता है। तो कार्बन में अपन बात करें कि कार्बन में एकल बंध भी होता है, कहीं पे 2 बंध भी होता है, कहीं पे 3 बंध भी होता है। तो इन बंधों के आधार पर आगे क्या होता है? कार्बन का विभाजन होता है। क्या होता है? कार्बन का विभाजन होता है। तो कार्बन की जो ज्यामिति है, ज्यामिति की बात करें, कार्बन की जो ज्यामिति है वो समचतुष्फल की होती है। कौन सी? समचतुष्फल की। कार्बन की ज्यामिति की बात करें तो समचतुष्फल की होती है। क्या होती है? समचतुष्फल की होती है।
अब अपन बात करें एक कि जो कार्बन के मतलब संयोजकता के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का कोण बनता है। कार्बन के मध्य जो कोण बनता है वो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का। कितने मिनट का? 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। तो ये थी दोस्तों अपन ने कार्बन के बारे में विशेषताएं। क्या थी कार्बन के बारे में विशेषताएं? कार्बन के बारे में विशेषता थी कि कार्बन का परमाणु क्रम मतलब कार्बन का प्रतीक चिन्ह। क्या? प्रतीक चिन्ह। तो कार्बन का प्रतीक चिन्ह C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास IS2 2s2 2p6 होता है। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और इसमें एक कार्बन कार्बन के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट का क्या बनता है? कोण बनता है। तो दोस्तों एक बार आप ऐसे करो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कार्बन में 108, आप भी सोच रहे होगे कि 109 डिग्री और 28 डिग्री का कोण कैसे होता है। देखिए दोस्तों, जो कार्बन होता है उसके अंतर्गत 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, वो कैसे बनता है। एग्जाम्पल के रूप में अपन मैथेन ले। क्या ले? मैथेन। मैथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। मतलब कार्बन के बंध बनाने की प्रकृति कितनी होती है? 4, है ना दोस्तों। क्या होती है? 4। ये हो गया CH4 हो गया अपना मैथेन। तो ये जो एक कार्बन या अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य कितनी डिग्री का कोण बना? 108 डिग्री 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बन रहा है। तो ये ऐसे बनेगा। अगला गुण पढ़े अपन कि जो कार्बन में क्या? कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण मतलब कार्बन क्या बनाती है? श्रृंखलाएं बनाती है। क्या बनाती है? श्रृंखलाएं। जैसे अपन ने पढ़ा C2H5 पढ़ा, तो कार्बन कितने इसमें? 2। ठीक है दोस्त। या अपन और एग्जाम्पल ले, इसमें इस कितनी संख्या हो जाएगी? जैसे अपन को दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि जैसे ब्यूटेन ले ले अपन। क्या? ब्यूटेन C4H10। ठीक है, तो C4H10 ले लिया तो कार्बन कितने हो गए? 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। ये हो गए 6 7 8 9 10। ये देखो अपने ब्यूटेन है, मतलब क्या बना रहे? श्रृंखला बना रहा है। कितने की बनाई? 1 2 3 4। मतलब ये कितने कार्बन की श्रृंखला बनाई? 4 कार्बन की। तो इस प्रकार से कार्बन में कैसा गुण पाया जाता है? श्रृंखला। मतलब कार्बन है जो क्या बनाता है? श्रृंखला बनाता है। क्या बनाता है? श्रृंखला। अब ये चेन कितनी भी हो सकती है, कहीं तक भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने कार्बन के गुण। अब पढ़ते हैं अपन कार्बनों का विभाजन। और इसके बारे में एक वो देखें कि कार्बन होता है जो तीनों बंध बनाता है। क्या बनाता है? तीनों बंध। एकल बंध भी बनाता है, द्विबंध भी बनाता है और एक त्रिबंध भी बनाता है। कार्बन के बंध देखे तो एकल बंध भी बनाता है। क्या? एकल बंध। एकल बंध का मतलब ये सिंगल बॉन्ड आता है। और कार्बन बनाता है द्विबंध भी बनाता है। क्या बनाता है? द्विबंध। और कार्बन होता है जो त्रिबंध भी बनाता है। क्या बनाता है? त्रिबंध भी बनाता है। क्या बनाता है? त्रिबंध। तो दोस्तों ये था अपने कार्बन के बारे में कि जो कार्बन होता है जो कितने बंध बनाता है? 3 प्रकार के बंध बनाता है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए तत्व क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपने जैसे अब मैंने लिख लिया यहाँ पे CH4 लिख लिया मैथेन। तो यहाँ पे कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो कार्बन, एक बार इसको अपन मिटा के वापस शुरू करते हैं इसको हाइड्रोकार्बन के। एक बार समझा देते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बनों का के आधार पर यदि कार्बनों का वर्गीकरण करें तो 2 श्रृंखला पाई जाती है, असंतृप्त कार्बन और संतृप्त कार्बन। अब असंतृप्त की बात करें, जो संतृप्त की बात करें, इनमें संतृप्त का मतलब होता है कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है। और असंतृप्त का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध होता है, उसे कहते हैं असंतृप्त। अब कार्बन की
संतृप्तता के आधार पर, किसके संतृप्तता के आधार पर कार्बन को दो भागों में अपन बांट सकते हैं, दो श्रेणियों में अपन बांट सकते हैं। वो कौन कौन सी श्रेणियां होगी? मतलब संतृप्त में तो एल्केन आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? एल्केन आ जाएगा। और असंतृप्त में आएगा एल्कीन और एल्काइन। कौन सा आएगा? एल्कीन और एल्काइन। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए अपने सबसे पहले कि कार्बन का वर्गीकरण के बारे में अपन देखते हैं। ऐसा डायग्राम बना रहा हूं मैं एक, तो वो डायग्राम आपको बनाना है। देखो कार्बन का वर्गीकरण के बारे में अपन ने देखा, तो कार्बन के वर्गीकरण के बारे में तो एक तो अपन ने देखा विवर्त श्रृंखला, और देख दूसरी बात है संवर्त श्रृंखला। ठीक है, विवर्त श्रृंखला को इसका दूसरा नाम लिखेंगे अपन, इसका दूसरा नाम है एलिफेटिक यौगिक या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और इसको बोल सकते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। कैसे? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब अपन इसकी बात करें विवर्त श्रृंखला, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, मतलब विवर्त श्रृंखला का मतलब जिसकी सीधी सी चैन बन रही है, क्या बन रही है? सीधी। और संवर्त का मतलब आगे से आगे चैन बनाता रहता है, या गोल घेरे में जो बनाता है उसको क्या कहेंगे? विवर्त का एग्जाम्पल लिखा, जैसे CH4 लिखा, C2H5 लिखा। ठीक है, और अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे C6H6 की बात की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? चक्रीय, मतलब ये कैसी श्रृंखला बनेगी? इस प्रकार से इसकी श्रृंखला बनाएगी, C इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी ये क्या बना रहा है? बेंजीन हो गया, जैसे हो गया बेंजीन। तो ये क्या कहलाएगा? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये होता है श्रमज श्रृंखला में। ठीक है, अपन को पढ़ना है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। कैसे? अचक्रीय। जो अचक्रीय हैं वो भी कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। जो अचक्रीय है वो भी दो प्रकार के हो गए। ठीक है, कौन कौन से? ये हो गए, एक तो हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध होता है? एकल बंध होता है, वो तो कहलाता है संतृप्त। और कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध होता है, वो कहलाता है असंतृप्त। तो कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध? सिंगल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध का एकल बंध। कैसा बंध पाया जाता है? एकल बंध। या अपन इसको नाम दे दे, कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाएगा। तो इसको कह सकते हैं अपन एल्केन। क्या? एल्केन। अब बात करें असंतृप्त की, यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध क्या पाया जाएगा? द्विबंध पाया जाएगा, या कैसा बंध? त्रिबंध पाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आ गई? एल्कीन और एल्काइन। कौन सी आ गई? एल्कीन और एल्काइन। देखिए दोस्तों, कार्बन का वर्गीकरण कर दिया, दो प्रकार से वर्गीकरण किया। विवर्त श्रृंखला, विवर्त का मतलब हो गया अचक्रीय, मतलब वह श्रृंखला जो चक्कर नहीं बनाती, मतलब सीधी लाइनें बनती है, बिल्कुल सीधी लाइनें बढ़ती है। CH4 ले लिया, C2H5 ले लिया। अब ये अचक्रीय दो प्रकार का हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसा बन रहा है? एकल बंध बन रहा है। कैसा बंध बन रहा है? एकल बंध बन रहा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मध्य कार्बन कार्बन के जो मध्य है वो द्विबंध बनेगा या त्रिबंध बनेगा? द्विबंध बनेगा या त्रिबंध पड़ेगा? यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये तो हो जाएगा असंतृप्त। असंतृप्त में कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की, एल्कीन एल्काइन, और ये हो गया एल्कीन। ठीक है दोस्तों, तो अपन ये तीन श्रेणियां हैं, इनको पढ़ते हैं। पहले एल्कीन श्रेणी पढ़ेंगे, फिर एल्काइन श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब कर देते हैं अपन। ये ऐसे करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इतने प्रकार की याद रखो कि कार्बन की जो श्रेणियों के आधार पर एल्कीन एल्काइन एल्कीन जो श्रेणियाँ, इन श्रेणियों को अपन अगले वीडियो में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।